हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो आपको पता होगा कि अभी नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है नाबार्ड में। तो हमारे साथ हैं प्रसाद, जिन्होंने इस बार सिलेक्शन लिया है। सो वेलकम है प्रसाद आपका। एंड बहुत बहुत बधाई, आपने फाइनल लिस्ट में आपका नाम दर्ज किया। तो आपके बारे में थोड़ा सा जानना थैंक चाहेंगे। और ये रहता है कि नाबार्ड में जो लोग जाते हैं पहले से यूपीएससी वगैरह करते हैं, उसके बाद उनका सेकेंड ऑप्शन रहता है कि हम नाबार्ड वगैरह क्लियर करें। तो क्या क्या आपका यही था कि आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे थे? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली आफ्टर ग्रेजुएशन में भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। मैंने उधर कुछ अटेम्प्ट दिए, उसके बाद आई केम टू नो अबाउट नाबार्ड एंड हम्म। इट्स एग्जामिनेशंस एंड देन आफ्टर आई स्विच टुवर्ड्स नाबार्ड। सो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। थोड़ा सा आपके यूजी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। कॉलेज वगैरह आपने कहाँ से किया हुआ है और कौन सी डिग्री थी आपकी? यस, मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, डॉक्टर अन्ना ओके। साहेब शिंदे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी से, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हम्म And after that, I started preparing for competitive examinations. हम्म। तो नाबार्ड में जो मेन डर रहता है लोगों का, ईएसआई वाला पोर्शन। और ईएसआई Yes, आपका yes, स्ट्रांग था, आई थिंक आपके प्रिपरेशन से यूपीएससी के। तो yes, अगर कोई yes. स्टूडेंट स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहता है अपनी प्रिपरेशन, उसको मतलब ग्रेजुएशन ही जस्ट किया हुआ है यूजी अपना एग्रीकल्चर में, फिर नॉन Yeah. एग्रीकल्चर से हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू के तीनों के लिए बताइए। स्टार्टिंग से क्यूआरई कैसे किया Okay. आपने, बाकी जो 8-9 सब्जेक्ट हैं फेज़ 1 के लिए, बारी बारी से अगर आप समझा Okay. देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। Okay. So let's talk about the phase one first. In phase one, there are total 8 papers, 5 non-merit and 3 merit sections. In 5 non-merits, there are quant, reasoning, English, computer knowledge, and decision making. And in merit section, there is PRD, ESI, and general awareness. तो यहाँ पे जो क्यूआरई वाला सेक्शन है वो नॉर्मल इजी रहता है और उसका हम्म कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाता। Means out of 20, it max goes up to 5 to 6 marks or sometimes 7 marks. But means question भी easy level के ही होते हैं वहाँ पे क्यूआरई में. हम्म। So वहाँ पे जस्ट क्वालिफाई ही करना है, तो बेसिक नॉलेज पे वो कवर अप हो जाता है। अगर मीन्स नए जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो अगर पीवाईक्यू भी एनालाइज कर ले और उसमें हम्म। से 4-5 जो मेजर सेक्शन है क्यूआरई के अंदर उनको भी कर ले तो वो क्वालिफाई हो जाएगा. इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली द नॉन मेरिट सेक्शन. हम्म After that, the computer knowledge. For the computer knowledge, its questions are of a basic level only. हम्म। We can use the sources provided by different coaching institutes. And after that, the decision making. Decision making part 10 मार्क का होता है टोटली, और उसका भी कट ऑफ अराउंड 4 to 5 मार्क्स इतना जा सकता है कभी कभी. तो हम्म। उसके लिए भी वो भी मीन्स बेसिक लेवल का ही डिसीजन मेकिंग होता है. For the ESI, there are two parts to the ESI. Firstly, the static ESI and the current ESI. The हम्म। NABARD currently is not more focusing about the static section of the ESI, but ओके। the newer candidates can means refer the syllabus and get the basic idea about what is mentioned in the syllabus, and they can refer the some of the sources means provided or available in the market for the static section, I will say. For हम्म the current section, which is most important in the ESI domain, we have to follow the schemes, the reports, and different economy-related news, ESI-related news, ओके। which are in current domain recently. For around 6 to 7 months of the schemes and report will be enough for that. Then talking about the ARD section, there हम्म it has also two components, that is static and current only. For the static, we can refer the different means different sources, but in that the candidate can analyze the PYQs. From the PYQs, we can come to the conclusion that some of the sections like animal husbandry जो है, horticulture जो है, agronomy जो है, ऐसे कुछ important topics होते हैं वहाँ से नाबार्ड I think repeatedly questions पूछता है. So हम्म। we can get better hold over those chapters. And for the current section also, we can refer some of the magazines provided by the institutions, and we can revise it. For the general ओके। awareness section, the general awareness part, we can means we have to do little bit of work in the domain of means sport, defense, space, and other general awareness things like awards also.
But the one surprise came last year. What it was about the finance section. नाबार्ड यूजुअली फाइनेंस से नहीं पूछता था उससे पहले, अच्छा। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने बहुत पूछा था, इसलिए मिस the paper got difficult due to that. It was difficult for all, but for from this year we can the learning for this year is we have to do deeper understanding. We have to get a deeper understanding of finance section. This current affair only, and I think this is all about the phase one. ओके, तो फेज़ वन के ही बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इसमें जीए आपने बताया कि फाइनेंस में इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, और एआरडी में थोड़ा सा स्कोर जानना चाहेंगे आपका कि कितना स्कोर, मतलब कि अगर आप स्कोर करते हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, आपने उतना हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी नहीं पढ़ा है, तो अगर कोई Yes. नॉन एग्री का है स्टूडेंट या फिर एग्री के ही हैं, तो कितने स्कोर जनरली, अगर आप पीवाईक्यू वगैरह देखते हैं तो कितने स्कोर आ जाते हैं? तीनों का बताइए जो मेरिट सेक्शन है। Actually, means total out of 100, we have to score means above 55 is more safer score. If we compare the last 3 years cutoff, for ओके। that means आपने जैसे बताया कि कुछ एग्री के बंदे नहीं होते, तो वो क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमी में ईएसआई सेक्शन और जीए सेक्शन में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। और जो मीन्स एग्री वाले हैं वो उनको एग्री का एडवांटेज रहता है एआरडी का, तो अगर ईएसआई भी कमजोर है उनका तो वो उसमें मोर एडवांटेज और एडवांटेज ले सकते हैं वहां पे एआरडी सेक्शन में। और वहां पे सेक्शन कट ऑफ होती है एक्चुअली ईएसआई एआरडी और जीए की, लेकिन वो बहुत कम होती है, अच्छा। मतलब आई डोंट हैव एग्जैक्ट डाटा नाउ बट इट्स अबाउट 4 to 5 marks only for the ESI and ARD. So the people who are not from the background of agriculture, they can strategize on the basis of, so that they can means put more effort in the ESI section. So they can cover up the what are they are lagging behind in ARD section. But if आपके पास time है तो you should put efforts in the ARD also, because you don't know when how the question paper will come. The ESI section may come difficult or ARD may come difficult. So you have to do a balanced preparation. You have, if you have good time in your hand. Yeah. आपको सर स्कोर अगर याद होंगे तो बता सकते हैं क्या स्कोर था आपका मेरिट सेक्शन में? Merit section में I think I was around 48, 45 to 48, 45 to 48. नहीं, लाइक सेक्शन वाइज एआरडी में 40 में से कितना? Yes, ARD में I think I was getting 18 something. ओके। Yeah, ईएसआई? yeah, 18. ESI में अच्छा आ रहा था मेरा, I think 2022 something. Actually, I am not I am not able to recall exact number. ये था कुछ ऐसा ही 7 8 something ऐसा. Yeah. ओके, अब फेज़ वन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मतलब कि मेन रहता है कि क्वालिफाई करना है आपको फेज़ वन का नंबर तो जुड़ता नहीं है आपका Yes. फाइनल मेरिट में। तो Yeah. Right. मतलब कि जैसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया है प्री में, ना तो एआरडी के लिए आपका Yes. ईएसआई अच्छा था तो आपने अच्छे से उसको मैनेज कर लिया है, जीए भी मैनेज कर लिया आपने। Right. Right. तो फेज़ टू Right. के लिए बात करते हैं, उसमें मेन आता है राइटिंग वाला पार्ट, और थोड़ा सा बताइए कि Exactly. फेज़ वन की तैयारी में फेज़ टू कितना हेल्प करता है? एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हम्म। फेज 2 में यू हैव टू राइट द आंसर्स अबाउट फॉर 500 और 600 वर्ड्स, बट वहां पे जो होता है मींस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो फेज 1 में अगर आप अच्छे से करो तो वो अच्छे से हो जाता है, मतलब फेज 2 की तैयारी। जस्ट मींस फेज 2 के लिए एडिशनल यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस ओनली, मींस टाइपिंग द आंसर्स ऑन द कंप्यूटर। सो फेज 1 आई विल सजेस्ट फेज 1 अच्छे से करना चाहिए, बीट स्टैटिक और बीट करंट अफेयर्स। और फेज 2 में 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी होता है वहां पे, तो अच्छा। वो ऑब्जेक्टिव के मैटर मार्क्स वो मैटर करते हैं योर इन योर फाइनल सिलेक्शन, बिकॉज वहां पे अबाउट आउट ऑफ 50 बंदों के मार्क 40 से 20 के बीच में वेरी होते हैं, तो इतना बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आपने फेज 1 की तैयारी की है, और मींस फेज 2 के लिए एडिशनल यू हैव टू डू more you have to get more understanding about the objective questions also, but phase 1 also matters a lot.
तो जो मतलब कि जैसे फेज वन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और फेज टू का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने बताया, कितना मतलब फर्क रहता है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहती है, सेम रहता है कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? Like which I will say in skills section, they are getting more depth. हम्म। Means they are asking more difficult question in phase two for the schemes or other sections. But if we analyze the last 2 3 years paper, we can get the macro understanding of the topics which are they are asking repeatedly. सो अगर हम्म। उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें तो वहीं पे उन्हीं सेक्शन के अराउंड अगर अच्छे से हम डीपर अंडरस्टैंडिंग ले तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। और वहाँ पे जीए तो पढ़ना नहीं पड़ता। अच्छा। जस्ट यू हैव टू डू ईएसआई एंड एआरडी ओनली फॉर द फेज टू। हम्म। और आप स्टार्टिंग से राइटिंग स्टार्ट कर दिए थे, राइटिंग प्रैक्टिस की फेज वन क्लियर होने के बाद आपने स्टार्ट किया था? Actually, after phase one, I was not sure about my phase one's result. अच्छा। So I started preparing for other examinations. But हम्म after the result, I came to know about ये अभी क्लियर हो गया है। तो हम्म। वहां से 20 दिन रहे थे कुछ फेज टू के लिए। तो हम्म। मैंने एक्चुअली ये किया था कि उस दिन से एग्जाम के दिन तक हर रोज एक टेस्ट सॉल्व किया था। अबाउट 20 टेस्ट आई सॉल्व। तो अच्छा। उसकी वजह से मेरी राइटिंग भी अच्छी हो गई थी और एक्चुअली मेरा टाइपिंग स्पीड भी अच्छा बन गया था। कोई लेकिन टूल्स, उस दरमियान ये प्रोग्रेस या कोई टूल यूज करते थे आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए? टूल नो आई वाज राइटिंग इन द वर्क मींस नोटपैड ओनली। नोटपैड ओनली? I was typing in the notepad only. Yes, and I subscribe to the different means coaching mock test test series actually. So I attempted those test series also in that हम्म। period. ओके। फेज टू में इंग्लिश का बहुत बड़ा डर रहता है सर, जैसे कि इंग्लिश Yes. में ऐसे राइटिंग और जो कुछ चीज़ें आती हैं उसमें, उसमें आपने कैसे प्रैक्टिस किया है? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो स्टूडेंट रहते हैं उनका इंग्लिश का बहुत बड़ा डर रहता है कि मेरी इंग्लिश वैसे भी ख़राब है और यहाँ पे राइटिंग के लिए आ रहा है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कितना मायने रखता है कि कितनी अच्छी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए अगर आप नाबार्ड फेज टू निकालना चाहें तो? मेरे मन में भी फियर था कि इंग्लिश के हम्म। बारे में, क्योंकि मेरा भी इतना अच्छा नहीं है इंग्लिश। तो इस फेज टू में जो एसे वाला पार्ट है, जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है, वहां पे इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर मैटर करता है अच्छा। टू सम एक्सटेंट। या तो वहां पे हम ग्रामर को अच्छे से अगर ले और स्पेलिंग मिस्टेक को हम करें और हम्म। सेंटेंस फॉर्मेशन इजी मतलब सिंपल सेंटेंस फॉर्मेट करें, इतना बनाए तो वो हमारी जो रहती है। और प्रैक्टिस करते वक्त अगर हम टूल्स यूज करें लाइक ग्रामरली, ग्रामरली अच्छे टूल है। वहां पे हम्म। अगर हम स्कोर निकाले अपना और वहां पे इम्प्रूवमेंट के बहुत अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं, सो वी कैन यूज दैट। हम्म। And means in English descriptive, the हम्म 50% according to me, the 50% weightage goes to the English part. English means how हम्म। you are grammatically and technically correct, and 50% weightage goes to your content part. So yeah, on both the front you have to work, both on content part and grammatical part also. For the हम्म। content part, as you are means reading for phase one, phase two, your content get developed in that only. So additionally, you have to do just the writing practice, and you have to collect extra statistics and examples for the essay हम्म। to mention or to increase the quality of your essay. And for the grammatical part, as I already mentioned, Grammarly can help us. ओके। सो जो इंग्लिश के टॉपिक्स होते हैं सर, वो पहले से डिसाइडेड होते हैं कि हर साल नए आते हैं? लाइक आपका क्या टॉपिक था पहले, आपने उस टॉपिक से पहले आप मतलब कि फैमिलियर थे कि नहीं थे, बिल्कुल नया था आपके लिए? एक्चुअली मैंने 2 3 साल के लास्ट के 3 साल के टॉपिक्स पे रिसर्च किया था। मीन्स अच्छा। वो किस टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं ऐसा कुछ। तो हम्म। उनके कुछ कॉमन थीम रहते हैं वहां पे, तो वो पूछते हैं लाइक एग्रीकल्चर और देन यूथ, देन एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन, वुमन वाला सेक्शन, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन। ये जो कुछ टॉपिक है इन पे हमें कंटेंट ऑलरेडी बिफोर हैंड ही बनाना चाहिए। तो हम्म। मैंने ऐसे ही बनाया था। द टॉपिक मीन्स यूथ के रिलेटेड एक तो आया था, दूसरा एग्रीकल्चर के रिलेटेड आया था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसा कुछ।
हम्म। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी आया था आई थिंक, इफ आई अच्छा। एम, तो ये यहाँ पे एक तो एक है कि अगर हमारे पास लिखने का टैक्ट है, लिखने की ट्रेनिंग है, तो जो भी कुछ कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है उससे हम लिख सकते हैं। तो हम्म। एक तो यहाँ पे दो चीजें आई थिंक काम आएगी। एक तो थीम वाइज प्रिपरेशन करें, थीम वाइज इन द सेंस कि आप लास्ट 3-4 इयर्स के टॉपिक एनालिस करें, वहां से थीम उठा ले, और थीम पे एटलीस्ट एक एक दो दो पेजेस के कंटेंट थोड़ा सा बना ले, तो वहां उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप लिख पाओगे। और हम्म। सेकंडली, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, मींस अगर नया भी टॉपिक आ जाता है तो सो यू कैन मैनेज इट। So हम्म। for that you need to practice a lot. Yeah. And ओके। the structuring of the essay is also important. Means writing the intro, then main body, then conclusion. In that हम्म। also, in the intro you have to do the means the cracking introduction is will really help us. For हम्म। that, you can use the means case studies or the example or the recent news of the data, and mentioning more and more examples in the body will improve the quality of the essay. हम्म। आपने बताया कि आपको मतलब कि फेज वन का क्लियर नहीं था कि मेरा निकलेगा कि नहीं, तो आपके पास तो फेज टू Yes, का बहुत ही कम टाइम बचा होगा। तो yes. उसमें कैसे आपने टाइम मैनेज किया, लाइक आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन थी कितनी हेल्प की? अगर कोई नया बंदा होता तो उसको कितना डिफिकल्टी होता क्रैक करने के लिए? Yes. Actually, यूपीएससी के प्रिपरेशन में कुछ हेल्प की डेफिनेटली मुझे, लाइक कंटेंट वाइज। बट वहां पे मैंने थोड़ा शॉर्ट एनालिसिस किया कि मेरे पास कुछ क्या है और क्या मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हम्म। तो उसमें एक्चुअली आई डोंट मींस आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू डू मोर फॉर द कंटेंट पार्ट। सो मैंने हम्म। ये तो कंफर्म कर लिया कि अभी कंटेंट नहीं बढ़ाना है कुछ ज्यादा। जो भी है वो राइटिंग पे ही फोकस करना है, और जो भी हम्म। कंटेंट मींस फेज वन के लिए पढ़ा है और जो भी नोट्स पढ़े वहां पे वही कुछ रिवाइज करना है और उसी पे बिल्डअप करना है। हम्म। जो नए बंदे हैं वो, उनको अगर टाइम करना चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू हैव टू गेट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर पीवाईक्यू। बिकॉज अगर पीवाईक्यू पे अगर आपने अच्छा सा होल्ड बना लिया तो कम टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आई थिंक की जा सकती है, क्योंकि वो हम्म। उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड ही पूछते हैं। Like last year, means in 2023, they asked about one scheme. So it was obvious that in 2024 also the questions on the schemes can come. So they हम्म। asked on the Swamitwa scheme and one more scheme. So हम्म। this kind of means tracking and trend analysis can help us to means get a better result in short time. ओके। तो जैसे आप इन फेज हो गए, फेज टू हो गया, तो आपको लग रहा था कि मेरा हो जाएगा फेज टू, इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं? नहीं, वहां पे भी मैं एक्चुअली श्योर नहीं था, क्योंकि अच्छा। जो एज आई गॉट वेरी लेस टाइम फॉर द फेज टू, तो हम्म। उस दरम्यान मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, हम्म। उसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं कर पाया। तो वो उसका उसने बैकफायर किया एक्चुअली। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव का स्कोर है वो भी कम आया, इट वाज हम्म। अराउंड 26-27। तो अच्छा। उस मींस उसके बेसिस पे तो मैं मुझे लग नहीं रहा था कि इंटरव्यू बुला सकती है। ओके। तो बट फॉर्चुनेटली आई गॉट तो फेज टू में आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको मतलब कि क्वालिफाई करने में हेल्प किया, बचाया आपको कि भाई ये सब्जेक्ट अगर मेरा कम स्कोर होता, मतलब कि मैंने अच्छा किया तभी जाके मेरा फेज टू निकला? इंग्लिश था no, कि actually राइटिंग marks पार्ट? marks are not out yet, so अच्छा। I don't know which part ओके। help you to get so ओके। ओके। तो सर अभी जैसे अब इंटरव्यू में गए तो क्वेश्चन रहा होगा कि नाबार्ड क्यों नहीं दिया आपने, या फिर उसके पहले आप क्या कर रहे थे? आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फिर भी आपको यूजी के बाद जो गैप था उसके बारे में तो पूछे होंगे, तो आपने कैसे उसको बताया है? yes, yes. Actually, I told them honestly what I was doing and what I हम्म। or what I was preparing for. I told them that I was preparing for the UPSC and I came to know about the NABARD in last year only, so I started attending it. ओके। ठीक, इंटरव्यू को ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। मेन मैं अब आता हूँ लास्ट कुछ क्वेश्चन पे, जैसे कि आपने अभी क्वालिफाई कर लिया, आप ज्वाइनिंग में जाएंगे जल्दी, तो जैसे कोई Yes. नया स्टूडेंट है, स्टार्ट करना चाहता है तैयारी, तो उसको मेन
क्या चीज़ें याद मतलब कि ध्यान में रख के स्टार्ट करनी चाहिए तैयारी, अगर उसका बैकग्राउंड नहीं है यूपीएससी वाला या फिर कोई यूपीएससी वाला भी है राइट। तो कैसे वो करें? एक्चुअली दो तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो सिलेबस, सेकंड द हम्म। पीवाईक्यूज। Means you have to draw out your own strategy based on your SWOT analysis and based हम्म। on the PYQs and the syllabus. मार्केट में बहुत स्ट्रेटजीज घूमती है। एक्चुअली सिलेक्टेड लोगों का उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से उनकी स्ट्रेटजी डिजाइन होती है। जी। तो वो ये श्योर नहीं है कि वही स्ट्रेटजी आपको एप्लीकेबल हो सकती है। हम्म। You have to you have to take the suggestions from their strategies. You have to see their strategies, but you should not follow them through end to end. You हम्म। can devise your own strategy based on your stage of preparation. And हम्म। secondly, I will say there are in the phase one, the note making is also important. Means according to me, because the phase one is more about the factual understanding and the ratification, I will say. क्योंकि हम्म। वहां पे बहुत कट टू कट डाटा पूछे जाते हैं, उनको रिमेम्बर करने के लिए मीन्स यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, एंड हम्म। फॉर दैट योर ओन नोट्स कैन हेल्प यू। सेकेंडली, फॉर द मेंस पार्ट, the writing is more important. Means writing in the sense attempting the test and typing the answers uh, हम्म। on the interface. That is important, more important than preparing means just preparing the content. क्योंकि कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली वहां पे ऐसे आएंगे जहाँ जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे, लेकिन आपका जो स्किल है लिखने का वो ज्यादा हम्म। आपको हेल्प करेगा इस उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मुझे हम्म। ऐसा इन पॉइंट पे आई थिंक न्यू एक्सपीरियंस कैन वर्क अप। ओके। तो इसमें सर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि पीआईबी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें जो ईएसआई वाला पार्ट है उसमें पीआईबी का कितना बड़ा रोल है, और न्यूज़पेपर कुछ आपके रिसोर्सेज बताना चाहिए क्या क्या मेन रिसोर्सेज है जहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं ईएसआई वाले पोर्शन पे? एक्चुअली मेरे पास तो टाइम बहुत कम था, तो इसलिए पीआईबी में रेफर नहीं कर पाया, अच्छा। क्योंकि उसका डेली रेफर करके उसका मीन्स नोट्स बनाना पड़ता है, इतना टाइम तो मेरे पास था नहीं। तो हम्म। मैंने सीधे क्लासेस वालों की कंपाइलेशन होता है और उससे मतलब उनसे रिवाइज किया और उनकी शॉर्टकट बनाई, वही किया हम्म। था। और जो क्लासेस वाले भी है वो भी मतलब पीआईबी और अदर सोर्सेज से रेफर करते हैं, तो हम्म। इनडायरेक्टली उनसे कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन मींस डू पीआईबी डेली। हम्म। एक्चुअली ये ज्यादा हेल्प करता है अगर आप अच्छा। डेली 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 करो, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस है जो बाकी लोगों को आते नहीं, जो सीधे कंपाइलेशन पढ़ के जाते हैं, जो वो क्वेश्चंस डेली पीआईबी पढ़ने वालों के लिए आसान हो सकती है कभी कभी, क्योंकि उससे बहुत डीपर हम्म। अंडरस्टैंडिंग बनती है और बहुत वास्ट एरिया कवर हो जाता है। तो अभी और अगर कोई हाँ हाँ, प्रिपरेशन कर रहा है तो वो यूज कर सकता है पीआईबी। पीआईबी में बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं, तो मेन मेन कौन सी मिनिस्ट्री है जहाँ पे फोकस करें? यस, पीआईबी और स्कीम्स के लिए आई विल से मिनिस्ट्री हाँ। ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ पीआरआई। तो अच्छा। ये कुछ है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तो ये कुछ मेन मिनिस्ट्री हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं, हाँ जिनके पास मतलब टाइम है, जो अभी कॉलेज में है, चाहते हैं कि मेरा जस्ट कॉलेज के बाद मुझे देना है एग्ज़ाम, तो उनके लिए बेस्ट है कि आप डेली पीआईबी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट आपको मिल जाता है, हाँ मेन मेन डेफिनेटली। मिनिस्ट्री लिखिए, वहाँ पर डेट के हिसाब से डेली आप पढ़ते रहिए। और ओके। न्यूज़पेपर का भी अच्छा। जैसे अगर आपके पास टाइम हो तो न्यूज़पेपर भी पढ़े, क्योंकि वो आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली, और आपका अच्छा। ग्रामर इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगा। तो सारा पेज पढ़ना है कि सिर्फ एडिटोरियल वाला पेज? एडिटोरियल और एग्रीकल्चर सेक्शन और इकोनॉमी सेक्शन, मींस इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेक्शन। रिलेटेड कुछ कुछ न्यूज़ है तो हाँ उनको, हाँ और हाँ। इकोनॉमी वाला पेज। ओके। ठीक है। ओके प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। आपके कुछ रिसोर्सेज जो रहे होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अगर मुझे बाद में बता दीजिएगा तो मैं वहाँ से लोग ले लेंगे, अपना यूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको समझ आएगा पूरा इंटरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन रह जाता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक किया बिना मत जाइए। अगर पर्सनली कोई क्वेश्चन है तो @agribimal पे आप जाके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम की आईडी है।
ठीक है। सो थैंक यू प्रसाद सर आपको। और अभी शायद अब यूपीएससी की जर्नी यहीं पे आई थिंक एंड करने वाले हैं, आप फिर पढ़ाई करेंगे। एक्चुअली सोचा नहीं है उसके बारे में, लेकिन अभी अच्छा, देखेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, Yes, बाय। thank you for inviting me on your